हम लोग अब जो है पढ़ाई का मेथड थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। एग्ज़ाम आने के लिए हमें मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर की तैयारी भी करनी होती है। पिछले वर्षों के पेपर भी सॉल्व करने होते हैं। उनको सॉल्व करने के तरीके बताएंगे और ज़्यादातर नंबर कैसे आए वैसे बताएंगे। उसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि आप लोग कैसे जल्दी जल्दी और सही ढंग से पेपर को कैसे सॉल्व करें। गणित हाई स्कूल परीक्षा 2019-20 केवल प्रश्नपत्र गणित का प्रतिदर्श प्रश्नपत्र है, पूर्णांक 70। समय 3 घंटे 15 मिनट। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट निर्धारित तो होते हैं, आप इसमें सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई ऐसा कोई हेडेक नहीं है। कुल 7 प्रश्न हैं, सही प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख को कितने खंड करने हैं। अंक सम्मुख अंकित हैं। प्रत्येक प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न आता हो उसमें व्यर्थ समय नष्ट न कीजिए। यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए, उस पृष्ठ पर कोई हल न कीजिए। मेरी सलाह तो यह है कि राइट हैंड पर आप हाशिया दीजिए, राइट हैंड पे ऐसे लाइन हाशिया दिए और हाशिया थोड़ा बड़ा कर दिए, बॉर्डर यहाँ पे लिख दिए रफ कार्य, और यहीं पर ही सारी कैलकुलेशन करिए और यहाँ पर सॉल्व करिए। यहाँ पर हाशिया थोड़ा छोटा दीजिए, यहाँ पर खंड डालिए। उत्तर ऐसे करें, जब आप उत्तर एक का एक का खा, एक का गा, इस तरह से प्रश्न करें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सामने गणित में रफ कार्य के लिए हाशिया थोड़ा बड़ा कर दें और रफ कार्य सामने ही करें, ठीक है। तो आप समझ गए कैसे करना है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। संक्षेप में हम रचना के पद, यानी जो कंस्ट्रक्शन आएगी, जो ज्योमेट्री बनाने का आएगी, उसके कैसे हमने बनाया उसको भी लिखना जरूरी है। एक कहते हैं सभी प्रश्नों का हल क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखिए। प्रश्नों का हल को उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। जिन प्रश्नों का हल में चित्र खींचना आवश्यक है उसमें स्वच्छ एवं स्पष्ट चित्र अवश्य कीजिए। चित्र के बिना ऐसा हल अशुद्ध तथा पूर्ण माना जाएगा। चित्र तो खींचते हैं, सभी खंड कीजिए। अब सवाल आ रहा है, कौन सा सह अभाज्य संख्या है। देखें, सह अभाज्य समझाया था हमने, सह और अभाज्य 2 नंबर है। भाज्य वो होते हैं जो अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से कट जाते हैं। सह अभाज्य वो होते हैं जो साथ साथ मिलकर अभाज्य हों, यानी किसी एक नंबर से ना कटें, अर्थात उसमें कोई मासा कॉमन नंबर ना हो, महत्तम समवर्तीय ना हो या कॉमन ना हो। 14 35 में 7 कॉमन है, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो ये नहीं है। 31 93 में 31 है, 31 से कम 31, 31 या 93, तो ये भी नहीं है। 32 में 2 भी है, बहुत कुछ है, 2 से काटो 16, 2 से काटो 2 3 6, 2 कम 2, तो ये भी नहीं है। लेकिन इसमें और इसमें कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जिससे ये कट सके। तो आंसर आपका हो गया दूसरा। 3 से कट रहा है, 3 से 18, लेकिन 3 से 25 नहीं कट रहा, 5 से 25 कट रहा है, लेकिन 6 नहीं कट रहा है। समझ में आ गया हुआ। पहले का जवाब क्या हुआ, दूसरा। द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल क्या होता है। इसे ए कहते हैं, अल्फा, बीटा और यहाँ गामा, ए बी और सी हो गया। अब आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला याद होगा और अल्फा बीटा का भी फॉर्मूला याद होगा। मूलों का गुणनफल, गुणनफल क्या होगा बेटा, गुणनफल होगा ये, इसका होता है सी अपॉन ए और इसका होता है माइनस बी बटा ए। तो आपको ये नहीं निकालना है, आपको ये निकालना है। सी क्या है, ए 3 है, बी -4 है और ए कितना है, 3 है, और सी यहाँ क्या है, 0 है। क्या है, सी वाला टर्म नहीं है, तो सी कितना, 0 है। तो सी का वैल्यू दो, सी की वैल्यू कितनी है, 0 है, और ए की वैल्यू कितनी बेटा, ए की वैल्यू -3। 0 किसी नंबर से भाग करते हैं क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, ये सवाल भी हो गया बेटा। अगला सवाल पे आते हैं। दिए गए चित्र में यदि टी पी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाओं को टेंजेंट कहते हैं। इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 हो, कोण पी टी क्यू बराबर है। तो कोण पी टी क्यू ये वाला निकालना है बेटा, बड़ा सिंपल सवाल है। ये कोण जो स्पर्श रेखा बना कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। कोई भी वृत्त है उस पर सेंटर से कोई रेखा खींचो, उस पर स्पर्श रेखा खींच दो, तो वो कोण कितना बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है बेटा। तो ये स्पर्श रेखा है टी पी
और टी क्यू इस पर रेखा है, तो ये कोण कितना होगा 90 डिग्री का हो जाएगा। कितना डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का। 90 90 और 110 मिलाकर कितने होंगे, ये चारों मिला के 360 होंगे। 90 90 110 और क्वेश्चन मार्क बराबर होंगे 360। सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा 180 180 70 आ जाएगा आंसर। कितना आएगा इसका आंसर 70 हो गया बेटा। सॉल्व कर लेंगे आप। अगला सवाल पे आते हैं। cos 60 cos 30 sin 60 sin 30 का मान क्या है। बेटा इसके लिए टेबल बनाते हैं, बड़े सिंपल टेबल है। साइन कॉस की टेबल बना रहा हूँ, आगे की टेबल बनेगी तो tan की बना दे रहा हूँ। चलो बड़ी सिंपल टेबल है, टेबल बनाना आपको आना चाहिए। 0 30 45 60 और 90 की टेबल बना रहा हूँ। बड़ा सिंपल तरीका है ये। 0 1 2 3 4 है और सबके बटे में भाग में 4 है और सबका ही रूट है। ध्यान, कितना आसान तरीका है बेटा। 0 से 4 को भाग करो कितना आएगा 0, तो साइन 0 वैल्यू कितनी होगा 0 हो गई। ये जरा नीचे जगह छोड़ रहा हूँ, कॉस यहाँ लिखूंगा और tan यहाँ लिखूंगा ताकि समझ में आ जाए। तो 1 का रूट कितना होगा, 1 का रूट हो गया 1 और 4 का रूट हो गया 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल कितना हो गया 1 हो गया। 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ऐसे छोड़ देंगे। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा ऐसे छोड़ देंगे। 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 4 से 4 कट गया 1 और 1 का वर्गमूल कितना हो गया 1 हो गया। समझ में आ गया। साइन की टेबल बनाना कितना आसान है। साइन की टेबल के लिए 0 1 2 3 4 लिखेंगे, सबके भाग में 4 4 4 4 4 लिखेंगे, सबका वर्गमूल निकाल लेंगे तो वही आंसर साइन का आंसर होगा। और कॉस के लिए इस टेबल को उल्टा लिख देंगे, यहाँ से उल्टा 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। बहुत आसान है। tan के लिए इनको दोनों को भाग करेंगे, इनको भाग करते जाओ क्या आ जाएगा tan आ जाएगा। 0 को 1 से भाग करते हैं, किसी नंबर से 0 भाग करते हैं 0 आता है। 2 से 2 कट गया कितना आ गया 1/√3 आ गया। √2 से पूरा √2 कट गया कितना आ गया 1 आ गया। 2 से 2 कट गया कितना आ गया √3 आ गया। किसी नंबर को 0 से भाग करते हैं तो वह अनंत की ओर अग्रसर होता है या कहते हैं अपरिभाषित होता है। सही वर्ड में से अपरिभाषित है, ठीक है। इसकी परिभाषा ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। अपरिभाषित है तो 1/0 अपरिभाषित या अनंत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मान रखते हैं। cos 60 का मान कितना हो गया cos 60 का मान हो गया बेटा कितना मान हो गया बेटा 1/2। cos 30 का मान कितना हो गया बेटा √3/2 माइनस साइन 60 का मान कितना हो गया बेटा साइन 60 का मान हो गया √3/2। साइन 30 का मान कितना हो गया बेटा 1/2। बेटा ये पूरा सेम नंबर देखो, पूरा सेम नंबर है, पूरा सेम नंबर खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा। चलिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है बेटा जिससे किसी का ऐसा मान ज्ञात किया जा सके जो कि उस पूरी डाटा को, अंकों को, संख्याओं को, आंकड़ों को रिप्रेजेंट करे, दर्शाए। इसके लिए 3 तरीके आपके कोर्स में हैं, माध्य, बहुलक और माध्यिका। आपके कोर्स में क्या है माध्य, बहुलक और माध्यिका है। माध्य होता है अंकों को जोड़कर उतने अंकों से भाग कर दो, माध्य या औसत कहलाता है। बहुलक जो सबसे ज़्यादा नंबर बार आ जाए उसे बहुलक कहते हैं, वो भी एक रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिदर्श या प्रतिनिधि चुन लिया जाता है। माध्यिका आधे पद ऑर्डर में रख लें, क्रम में। ऑर्डर 2 तरह के होते हैं, या तो आरोही क्रम में रख लें या फिर अवरोही क्रम में रख लें बेटा। तो आरोही या अवरोही क्रम में रखने के बाद उसको आधे पद और आधे पद हटा दो। अगर आधे पद हटा दोगे तो बीच में या तो 2 पद बचेंगे या 1 पद बचेगा। 2 पद बचेंगे तो दोनों का औसत निकालो, इन दोनों को जोड़ के आधा कर लो। और अगर 1 पद बचेगा तो बेटा उसको 1 पद को वही आंसर लिख दो, आंसर होगा। 2 पद बचेंगे, दोनों को जोड़ के आधा आंसर लिखोगे, 2 से भाग करोगे, औसत कहेंगे। तो इसे माध्यिका बहुलक माध्य कहते हैं और ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। यानी केंद्र को अंकित करती है कि केंद्र मान लिया, इनको सेंटर मान लिया। मानक विचलन, विचलन है, विचलन मान होता है हटाना, भटकाव। मानक विचलन मतलब कितना ये स्टैंडर्ड वैल्यू से हटा हुआ है, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं, विचलन को दिखाता है। अगला सवाल देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n-1 का 7वां पद ज्ञात करो। बेटा nवां पद होता है tn बराबर हो गया 2n-1। तो 7वां पद निकालना है, तो 7वां पद
30 7 हो गया, n बराबर 7 रख दो, 2 गुणा 7 माइनस 1, 2 7 14, 1 माइनस 13, आंसर आ गया। ठीक है, दो बिंदुओं के निर्देशांक इतने हैं, इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक का दो। मध्य बिंदु का निर्देशांक बड़ा सिंपल है बेटा, x1 प्लस x2 बटे 2 है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, आंसर है मध्य बिंदु बराबर, मध्य बिंदु बराबर x1 कितना है बेटा, -8, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। -8 प्लस 0, -8 प्लस 0 बटा 2, और 0 प्लस -8 बटे 2, 8 से कट गया, 4 आ गया, 8 से 2 कटा, 8 का 4 आ गया, और 8 का 4 आ गया, -4, आंसर आ गया बेटा। सॉल्व करेंगे, सिद्ध कीजिए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, बेटे फॉर्मूला a माइनस बी लग रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी हो रहा है। a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, आप जानते हो। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और दूसरे नंबर पे लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है, ये एलसीएम लेके चले, हम क्या लेके चले, लेफ्ट हैंड साइड। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, बोलो बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 साइन स्क्वायर थीटा उठा के ले जाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फार्मूले थोड़े से याद होने चाहिए, अगर फार्मूले याद नहीं तो परेशानी होगी। फार्मूले को हम ड्राइव करेंगे, बताएंगे भी। कॉस स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं सेक किसका उल्टा होता है, 1 कॉस होता है, कॉस का उल्टा था कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर कट गया, कितना आ गया, 1 आ गई, RHS आ गई, आपका सवाल हो गया। ठीक है, एक और कह रहा है, त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्य खंड पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा πr², और त्रिज्य खंड के साथ थीटा लगाते हैं, बड़े 360 लेते हैं। त्रिज्य खंड क्या होता है बेटा, तो बनाते हैं चित्र। ये अगर कोई वृत्त है, वृत्त के सेंटर का नाम O है, तो उस सेंटर से जो खंड बनता है थीटा, उसे त्रिज्या खंड कहते हैं। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है ये, क्योंकि ये थीटा भाग में है, पूरे भाग के पूरा भाग πr² है, और πr² का भाग कितना है, वो थीटा है। तो थीटा और पूरा कोण कितना होता है, 360 होता है। तो थीटा भाग है किसका, 360 का, तो इसलिए थीटा बटे 360 रख दिया, पार्ट के हिसाब से पार्ट हो गया, हिस्सा हो गया। ये पूरे πr² का थीटा पार्ट हो गया, कितने पार्ट में से, 360 में से। तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। पूरा क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है थीटा बटे 360। पाई की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू पाई लिखो, आर की वैल्यू मत लगाओ, 3.14 लगा दो, अगर दी हुई तो ये लगा दो। आर की वैल्यू 6 का स्क्वायर लगा दो, थीटा 60 लगा दो, और बटे 360 लगा दो। 60 से कटा बेटा 6 बार, 6 से 1 6 कट गया, तो 6 पाई आ गया। ठीक है, 6 पाई लिख दो, ये आप पाई का मान लगा दो, 3.14, ये पाई का मान लगा दो 22/7, और आंसर निकाल लो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बेटा, अगला सवाल है, किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। बेटे फॉर्मूला है 3 mod इसका स्क्वायर बराबर माइनस का स्क्वायर प्लस